सुप्रीम कोर्ट में कल दो इम्पोर्टेंट मुद्दों को लेकर चर्चा देखने को मिली है। दोनों ही केसेस में काफी लंबे समय से डिस्कशन होते हुए दिखाई दे रहा था। जहां एक केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने कल अपना वर्डिक्ट दे दिया है, वहीं दूसरे की हियरिंग शुरू करते हुए कई क्रूशियल क्वेश्चंस को उठाया है। लेकिन जैसा कि हर अहम लीगल बैटल में देखने को मिलता है, इन दोनों केसेस में भी देखने को मिला जब लोगों ने अपने व्यूज और क्रिटिसिज्म सामने रखने शुरू किए। सुप्रीम कोर्ट के सिटीजनशिप एक्ट के सेक्शन 6A की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को अपहोल्ड करने के बाद असम के कई ग्रुप्स ने 2019 के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को तुरंत खत्म करने की मांग फिर से जिंदा कर दी है। CAA ने इंडियन सिटीजनशिप के लिए कट ऑफ डेट को 2014 तक बढ़ा दिया था, जबकि असम अकॉर्ड के मुताबिक ये डेट 24 मार्च 1971 थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन AASU ने कहा है, द कट ऑफ डेट ऑफ March 24, 1971 agreed in the Assam Accord got legal validity through Section 6A of the Citizenship Act. Since the Supreme Court today upheld the constitutional validity of Section 6A, it is now up to the centre and the state government to implement all clauses of the Assam Accord and solve the vexed foreigner problem in the Assam. AASU का कहना है कि 1971 के बाद आने वाले सभी विदेशियों को, भले ही वो किसी भी धर्म के हो, पहचानना चाहिए, जैसे कि असम अकॉर्ड में तय किया गया था। AASU के चीफ एडवाइजर समुजिल कुमार भट्टाचार्य ने रिपोर्टर्स को बताया है that it is now almost 40 years that the accord remain unimplemented. उन्होंने ये भी कहा कि अब सेंटर और असम सरकार के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो असम अकॉर्ड के सभी क्लॉजेस को पूरा करे और असम में विदेशियों की समस्या का हल निकाले। हालांकि AASU के पूर्व जनरल सेक्रेटरी और असम जातीय परिषद के नेता ल्यूरिन ज्योति गोगोई, जो CAA के खिलाफ एक रीजनल पार्टी का नेतृत्व करते हैं, ने कहा है, The Supreme Court clearly said that anyone who entered Assam illegally after March 24, 1971 is an illegal migrant and would not avail the benefits of Section 6A of the Citizenship Act. उन्होंने इस फैसले को हिस्टोरिक बताकर CAA को तुरंत खत्म करने की मांग की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने CAA के 2014 कट ऑफ डेट को नलिफाई कर दिया है। गोगोई का कहना है कि CAA के जरिए असम के लोगों पर एक नया कट ऑफ डेट थोपना गलत है और असम अकॉर्ड को नलिफाई करता है। उन्होंने कहा, CAA must be scrapped as it violates Section 6A of the Citizenship Act and the Assam Accord। तो जहां एक और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने असम अकॉर्ड को लीगल मान्यता दी है, जो वहां के लोगों के लिए एक बड़ी जीत है, लेकिन CAA का मुद्दा अभी भी अनफिनिश्ड है और असम के लोग इसके खिलाफ अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। जब तक CAA को खत्म नहीं किया जाता, तब तक असम के अंदर की विरोध और राजनीतिक असंतोष बरकरार रहेगा। वहीं दूसरी ओर एक और इम्पोर्टेंट इशू, दैट इज मैरिटल रेप को लेकर जो हियरिंग चल रही है, उसने पूरे देश में एक बहस छेड़ दी है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें एक पत्नी के अधिकार, उसके बॉडीली ऑटोनॉमी और डिग्निटी को क्वेश्चन किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को एक पिवटल इशू के रूप में देखा है और इस हियरिंग में कुछ ऐसे पॉइंट्स क्वेश्चन किए हैं जो हमारे सामाजिक और कानूनी सोच को चैलेंज करते हैं। हियरिंग के दौरान एक मुद्दा उठा कि क्या एक पति अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो क्या उसे रेप का नाम दिया जाना चाहिए। जस्टिस JB परदीवाला ने इस फैसले में अपने सवालों से ये डिस्कशन को काफी सीरियस बना दिया। उन्होंने पूछा, द हस्बैंड डिमांड सेक्सुअल इंटरकोर्स, वाइफ रेजिस्ट, शी इज wrongfully confined, she is threatened and criminally intimidated. The wife finally succumbs to pressure. So, all the preliminary acts makes offences under the law, but the act of forced sexual intercourse alone is not a crime. ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ कानून के अंदर नहीं, बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी सोचा जाना चाहिए। जब एक औरत के साथ उसकी मर्जी के बिना कुछ किया जाता है, तो क्यों उस जबरदस्ती सेक्सुअल एक्ट को कानूनी तौर पर रेप नहीं माना जाता। कोर्ट ने बार बार ये सवाल उठाया कि क्यों एक औरत की मर्जी को शादी के अंदर इग्नोर किया जाता है। CJI DY चंद्रचूड़ ने भी इस बात पर एक पर्टिनेंट ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने बोला, The insertion of a foreign object into a woman amounts to rape if done by a stranger but not by her husband. कोर्ट ने ये पॉइंट किया कि एक स्ट्रेंजर जो चीजें करे वो क्राइम है, पर वही चीज अगर पति करे तो वो क्राइम नहीं है। क्या ये डिफरेंशिएशन वैलिड है। करुणा नंदी, जो पिटिशनर्स की तरफ से अपेयर हो रही थी, उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया कि शादी के अंदर भी कंसेंट एक जरूरी फैक्टर है। उन्होंने बोला, प्रोटेक्टिंग अ मैरिड वुमन फ्रॉम रेप वुड नॉट डिस्ट्रॉय द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज. Marriage is personal and not institutional. Sexual choices and consent are essential attributes of autonomy. नंदी का कहना था कि शादी का मतलब ये नहीं है कि एक औरत अपने शरीर पर अपना अधिकार खो दे। कोर्ट ने इस बात को समझते हुए ये पूछा कि क्या कंसेंट के बिना फिजिकल रिलेशनशिप को रेप नहीं माना जाना चाहिए, चाहे वो पति पत्नी के बीच का ही रिश्ता क्यों ना हो। जस्टिस परदीवाला ने इस इशू को और गहराई में ले जाते हुए कहा, इफ फोर्स इंटरकोर्स आउटसाइड मैरिज इज अ रेप, देन व्हाई डज मैरिज चेंज द डेफिनेशन ऑफ दैट एक्ट। उन्होंने पूछा
कि क्या मैरिज एक ऐसी चादर है जो सेक्सुअल क्राइम्स को ढक लेती है। कोर्ट ने रिपीटेडली इस बात पर फोकस किया कि शादी के अंदर भी एक औरत के अधिकार उतने ही स्ट्रॉन्ग होने चाहिए जितना शादी के बाहर होते हैं। इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैंड भी काफी इम्पैक्टफुल था। गवर्नमेंट ने कहा कि अगर मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज किया गया तो ये इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को अनस्टेबल कर सकता है। सरकार ने ये भी कहा कि डोमेस्टिक वायलेंस और क्रुएलिटी के लिए ऑलरेडी लॉज अवेलेबल हैं जो पत्नी को प्रोटेक्शन देते हैं। गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट था कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करना शादी के ढांचे को वीकन कर देगा, लेकिन करुणानंदी ने इस बात को चैलेंज करते हुए कहा, मैरिज इज नॉट ओनली इंस्टीट्यूशनल बट पर्सनल। नथिंग कैन डिस्ट्रॉय द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज एक्सेप्ट अ स्टैच्यू दैट मेक्स मैरिज इलीगल एंड पनिशेबल। उन्होंने क्लियर कर दिया कि जब एक पत्नी अपनी डिग्निटी और ऑटोनॉमी खो देती है तो वो शादी वैसे भी एक ढकोसला बन जाती है। कोर्ट ने इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट से पूछा कि क्या मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने से शादी टूटेगी? क्या शादी का मतलब ये होता है कि एक औरत अपने शरीर और अपनी मर्जी पर अपना कंट्रोल खो दे? कोर्ट ने एडल्ट्री केस का भी जिक्र किया जिसमें एडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज किया गया था और कहा था कि ये एक पेट्रियार्कल प्रोविजन है। कोर्ट ने पूछा कि अगर एडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज कर सकते हैं तो मैरिटल रेप के एक्सेप्शन को क्यों नहीं हटा सकते? करुणानंदी ने एडल्ट्री केस को रेफरेंस देते हुए कहा था, सेक्सुअल ऑटोनॉमी इज एट द कोर ऑफ द गारंटीड फ्रीडम्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। टेकिंग इट अवे through marriage is unethical to constitutional values. A woman's sexuality is not purely a physiological attribute. Even in the most private instances of marriage, the individual does not lose her dignity or individuality. नंदी का ये आर्ग्यूमेंट था कि एक औरत अपने शरीर पर पूरा अधिकार रखती है और शादी का मतलब उस अधिकार को खो देना नहीं होता। जस्टिस पर्दीवाला ने एक इम्पोर्टेंट सवाल उठाया कि क्या अगर मैरिटल रेप एक्सेप्शन को स्ट्राइक डाउन किया जाता है तो क्या कोर्ट एक नया लॉ क्रिएट करेगा? उन्होंने कहा, You say that striking down the marital rape exception does not create a new offence. Parliament intended when it enacted the exception that an act of sexual intercourse or a sexual act by a man with a woman who is his wife above the age of 18 should not be regarded as constituting the offence of rape. Now, if we strike down the exception, we'll be creating a new offence. Does the court have the power independently to test the validity of that exception? करुणानंदी ने जवाब दिया कि ये सिर्फ एक एक्सेप्शन को हटाने का काम होगा और ये कोई नए ऑफेंस को क्रिएट नहीं करेगा। ये सिर्फ एग्जिस्टिंग रेप लॉ को कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के साथ अलाइन करेगा और एक औरत के सेक्सुअल ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट करेगा। हियरिंग के दौरान सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोंजाल्विस ने भी इस केस में फॉरेन जजमेंट्स के रेफरेंस दिए जिसमें कई देशों ने मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज किया था। उन्होंने बोला कि ये एक्सेप्शन एक संवैधानिक गलती है और इसे हटाना जरूरी है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने भी इस बात को एंडोर्स करते हुए कहा, इंटरेस्टिंगली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन इट्स काउंटर एफिडेविट हैज गिवन अप द हेयर्स प्रिंसिपल। दे सेड दैट दे डोंट सब्सक्राइब टू द व्यू दैट एंटरिंग अपॉन अ वेडलॉक इज एन एब्सोल्यूट कंसेंट फॉर अ वुमन टू बी सब्जेक्टेड टू इंटरकोर्स बाय अ हस्बैंड। सेंटर ने अपने एफिडेविट में हेयर्स प्रिंसिपल को रिजेक्ट किया जो एक पुरानी सोच थी कि शादी के बाद पति अपनी पत्नी को रेप नहीं कर सकता। इस बात पर भी हियरिंग में डिस्कशन हुआ कि अगर सेपरेशन के बाद भी नॉन कंसेंशुअल इंटरकोर्स रेप माना जाता है तो क्या लिविंग अरेंजमेंट इस फैसले को इम्पैक्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट की ये हियरिंग सिर्फ एक लीगल बैटल नहीं है बल्कि एक ऐसी सामाजिक लड़ाई है जो हमारी पुरानी पेट्रियार्कल सोच के खिलाफ खड़ी की गई है। जब कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा तो एक ऐसी रोशनी होगी जो हर उस औरत के अधिकार को पहचान देगी जो अपने शरीर और मर्जी पर अधिकार रखती है। सीएए जैसे क्रूशियल वर्डिक्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट को मैरिटल रेप जैसे एक और इम्पोर्टेंट मुद्दे पर फैसला देना है। तो क्या होगा ये फैसला, इस पर आपका क्या कहना है? टेल अस इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।